हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस अब डिस्कस करेंगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका पहला टॉपिक है गाइस इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के बारे में। गाइस रिसेंटली इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इनॉग्रेट किया गया है फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। ठीक है, अच्छा, आईबीडीसी यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पहला ऐसा नेशनल रिपोजिटरी है फॉर लाइफ साइंस एंड डेटा इन इंडिया। इसके ऑब्जेक्टिव समझो। इसके लिए आपको एक बहुत सुंदर सा एक साइक्लिक चार्ट दिया हुआ है। देखो, ऑब्जेक्टिव ये है आईबीडीसी का कि आईटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि आप बायोलॉजिकल डेटा को आर्काइव कर पाओ। क्वालिटी कंट्रोल डेटा बैकअप के लिए एसओपीज आएगा, अभी उसको कैसे डेवलप करना है ये सब पे बात होगी। वेब टूल्स बेस्ड चीज़ों को डेटा शेयर कैसे करना, वो सब ऑब्जेक्टिव है। बिग डेटा एनालिसिस कैसे करना है, डेटा शेयरिंग के बेनिफिट्स क्या है, वो सारे पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना। तो ये इसका आईबीडीसी का मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, इसका मेजर जो एम्फेसिस रहेगा टू इमर्ज एज अ मेजर डेटा रिपोजिटरी फॉर ऑल लाइफ साइंसेज डेटा इमर्जिंग फ्रॉम इंडिया। तो एज पर बायोटेक प्राइड गाइडलाइन जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, उसमें मैंडेट दी गई थी कि लाइफ साइंसेज का डेटा जो भी जनरेट हो रहा है फ्रॉम पब्लिकली फंडेड रिसर्च इन इंडिया, उसका आर्काइव किया जाए। अच्छा, ये कहाँ बीइंग एस्टैब्लिश है? तो रीजनल सेंटर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अच्छा, डिजिटाइज्ड डेटा है, स्टोर किया जा रहा है 4 पीटाबाइट में सुपर कंप्यूटर के अंदर, जिसको नाम क्या दिया गया है? ब्रह्म। इसका सपोर्ट जो सपोर्टिंग सिस्टम है दैट इज डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आईबीडीसी का ये कमिटमेंट है कि वो एक स्पिरिट ऑफ डेटा शेयरिंग एज अ फेयर कमिटमेंट रखेंगे, यानी कि फाइंडेबल हो, एक्सेसिबल हो, इंटरऑपरेबल हो, रीयूजेबल प्रिंसिपल पर इनका कमिटमेंट है। अब समझो, बायोलॉजिकल डेटा बहुत सुन रहे हो, होता क्या है? बायोलॉजिकल डेटा का मतलब है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है, मेटाबॉलिटिक्स से रिलेटेड, मॉलिक्यूलर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है, डीएनए सीक्वेंस जीनोटाइप डेटा से रिलेटेड है, ड्यूरेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड है। ये सारा का सारा डेटा की इन्फॉर्मेशन को हम बायोलॉजिकल डेटा कहते हैं। बायोटेक प्राइड अभी एक नाम आया ना, तो उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो रिलीज़ कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस गाइडलाइंस से हमें ये इनेबिलिटी मिलती है कि हम इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर पाएँ ताकि रिसर्च एंड इनोवेशन प्रमोट हो पाए। ठीक है, उसके अलावा देखो, फेयर जो डेटा प्रिंसिपल है ये पब्लिश किया गया था 2016 में, जो कि सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है कि साइंटिस्ट को कैसे सपोर्ट ट्रेजेबिलिटी डिजिटल एसेट्स को करना है, उसके बारे में है। तो फुल फॉर्म याद रखना और इसका फंक्शन, इसका प्रिंसिपल याद रखना। डेटाबेस में बेसिकली 2.6 लाख SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंस किए गए जो थे वो हैं। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम है इसमें। अंडर आईबीडीसी 2 सेक्शंस डेवलप किए गए हैं, INDA और INDA-CA। INDA में इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्काइव है, जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटा कैसे जनरेट किया जाएगा, उसमें कितनी पब्लिकली फंडेड जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उसमें कितना चाहिए होगा, डिजिटाइज जेनेरिक मेकअप क्या होगा, प्लांट का, एनिमल्स का, ह्यूमंस का, माइक्रोब्स का, वो है। और इसके अंदर आपका आईबीडीसी जो है वो मेजरली 2 डेटा टाइप्स को एक्सेस करेगा, ओपन एक्सेस और एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रखेगा। अच्छा, आईबीडीसी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो, आईबीडीसी क्या करेगा? मॉडर्न रिसर्च को एड करेगा, यानी कि जितनी भी मॉडर्न बायोलॉजिकल डेटा इंटेंसिव या डेटा डिपेंडेंट है, उनका पूरा इंटेरोगेटिव एनालिसिस करने के बाद वहाँ पर रिसर्च में हेल्प करेगा। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी ऑफ लाइफ साइंसेज, डेटा शेयरिंग और डेटा डिपेंडेंट रिसर्च जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होगी वहाँ पर नहीं किया जाएगा, जहाँ पर हो सकता है वहाँ किया जाए। सिक्योरिंग डेटा भी एक सिग्निफिकेंस है कि लॉट ऑफ सेंसिटिव ह्यूमन एंड बायोडाइवर्सिटी डेटा होता है ना यार, तो उसको सिक्योरली स्टोर करना इस मैनर में ताकि वो वही साइंटिस्ट एक्सेसिबल कर पाएँ जो कि अप्रोप्रिएटली उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है डेटा अवेलेबिलिटी सभी के लिए करना। तो एट प्रेजेंट बहुत सारे डेटा रिसर्चर्स, इंडियन रिसर्चर्स थे, वो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब पे और नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पे बहुत डिपेंडेंट रिसर्च है, तो वो सब को ठीक करने के लिए ये करा गया है। इंडियन डेटा फॉर इंडियन सोल्यूशंस, यानी कि इंडियन डेटा है तो इंडियन सोल्यूशन। तो बहुत सारे रिसोर्सेज पहले लार्ज डेटा बेसिस पे डिपेंड थे दूसरी कंट्रीज़ पे, अब इंडियन फिनोटाइप भी डिफरेंट होता है, आप जानते हो, सोल्यूशन बेस्ड ऑन मस्ट नॉट बी ऑप्टिमल, है ना। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी था आईबीडीसी का आना। अच्छा, जूनोटिक डिजीज़ की स्टडीज़ करने के लिए भी ज़रूरी है। तो डेटाबेस करेंटली जीनोमिक सीक्वेंस रख रहा है सभी क्रॉप्स का, राइस का, अनियन, टोमेटोज़ का, विद जीनोम्स ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, है ना, द सेम डेटाबेस। तो रिसर्चर को इसमें बहुत अच्छा
एक हेल्प मिलेगी कि वो जूनोटिक डिजीज़ को भी स्टडी कर पाएँ। वैक्सीन की रिसर्च के लिए भी इम्पॉर्टेंट था। तो डेटाबेस में 25,000 सीक्वेंसेस हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के, जिससे कि क्या होगा, स्प्रेड होंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, मल्टी ड्रग, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी होता है उस सब के बारे में, न्यू थेरेपीज़, न्यू वैक्सीन्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द IBDC। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर। तो विक्रम एस आपने रिसेंटली सुना होगा, इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। विक्रम एस रॉकेट की आपको फीचर्स गाइस बिल्कुल पता होने चाहिए। पहला फीचर है सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। कंपनी ने ऐसे 3 विक्रम रॉकेट्स को डिज़ाइन करा है ताकि उनको सॉलिड एंड क्रायोजेनिक फ्यूल्स दोनों में इस्तेमाल किया जा सके। कितना वेट कैरी कर रहा है, 290 kg से लेकर 560 kg की पेलोड को ये कैरी करेगा। कोर स्ट्रक्चर किससे बना है, कार्बन कंपोजिट से बना है। थ्रस्टर्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ताकि 3D प्रिंटेड के लिए, स्पिन स्टेबिलिटी के लिए। इंजन यूज इन द लॉन्च व्हीकल्स का नाम क्या है, इंजन का नाम याद रखना कलाम 80 है। अच्छा, एक मिशन था, मिशन प्रारंभ, अगर आपको याद हो तो वो इंडिया का पहला फर्स्ट प्राइवेट स्पेस मिशन है। तो याद रखना, मिशन प्रारंभ इज द इंडियाज फर्स्ट स्पेस मिशन। इस रॉकेट को डेवलप करा जाएगा बाय हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि कंपनी स्टार्ट हुई थी 2018 में। और ये लॉन्च हो रहा है किसके सपोर्ट में, फ्रॉम इसरो एंड द इन स्पेस, यानी इंडियन नेशनल साइंस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसको विक्रम एस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि विक्रम साराभाई जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर थे। अच्छा, रॉकेट का एल्टीट्यूड कितना है, 89.5 किलोमीटर है। टारगेट इसका रीच स्पेस तक करेगा। एल्टीट्यूड अराउंड 80 किलोमीटर्स। अटेम्प्ट लिया गया टच द कार्बन लाइन जो कि 100 किलोमीटर ऑल्ट्राइन माइक में है। और कार्बन लाइन ध्यान रखना एक बाउंड्री है, बॉर्डर है बेसिकली, दैट बॉर्डर्स आर एटमॉस्फेयर एंड द बिगिनिंग ऑफ स्पेस। तो कार्बन लाइन आपको पता होनी चाहिए, ये है। इसके साथ साथ आप देखो कि प्राइवेट सेक्टर की स्पेस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन ज़रूरी क्यों है, ये समझना ज़रूरी है ना। तो देखो, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है बहुत ही मोस्ट वेल डेवलप्ड है वर्ल्ड में, स्टेट ओन्ड एजेंसी ड्राइवन बाय इसरो, है ना। और हाउएवर इन्हांस प्राइवेट सेक्टर एडवांटेज से इसमें जो हम पेनिट्रेट कर पाएंगे सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज में, ग्राउंड बेस्ड सेगमेंट्स में, इसलिए कर रहे हैं। तो आप इसमें कारण लिखोगे अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या रिक्वायरमेंट है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन स्पेस इंडस्ट्रीज़ में क्यों ज़रूरी है, तो आप पहला पॉइंट बताओगे कि रैपिडली राइजिंग स्पेस इंडस्ट्री कह रहा है कि $1 ट्रिलियन इन 2040 तक जाएगा। इंडियन स्पेस सेक्टर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। इंडिया में अकाउंट्स फॉर ओनली 2% ऑफ द स्पेस इकॉनमी, अगर आप एज कम्पेयर टू द US जो कि सिर्फ 56.4% है। एक चीज़ ये है। दूसरा, शिफ्ट फ्रॉम सप्लाई ड्राइवन मॉडल से हमें क्या बनना है, डिमांड ड्राइवन। ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर से लेके ट्रांसपोर्ट तक, वेदर डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, सबको क्या चाहिए होता है, सैटेलाइट डेटा और स्पेस टेक्नोलॉजी। तो प्राइवेट सेक्टर इस गैप को फिल करने के लिए बुलाया जा रहा है। तीसरी चीज़, फोकस ऑन R&D। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप जानते ही हो बहुत ज़रूरी है। राइट नाउ बहुत सारे इसरो के जो रिसोर्सेज हैं कंज्यूम हो रहे हैं बाय रूटीन एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो बहुत डिले होते जा रहे हैं। तो प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं अगर वो पार्टिसिपेशन करेंगी तो इसरो कैन मेक और मोर फोकस शुड बी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और एक्सप्लोरेशन मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स में लगा पाएगा। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ हैं जो कि बहुत एम्बिशियस हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, तो वो प्लान कर रही हैं कि कैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ जो कि बहुत रिच है माइन में रिसोर्सेज फ्रॉम आउटर स्पेस, वहाँ पर कुछ माइनिंग की जाए। और दूसरा, हम ये भी तो चाह रहे हैं कि मेक इन इंडिया को प्रमोशन मिले। तो अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका होगा तो हमें भाई सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, लॉन्च पैड खोल सकते हैं फॉर द वर्ल्ड, इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस को लीड करने के लिए ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मिलेगा उनको, है ना। तो ये सबसे नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, ओवरऑल इकॉनमी को बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी मिलियंस लोगों को, ये सब। क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो डेफिनेटली होते हैं। तो पहला चैलेंज है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेशन, यानी कि डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स स्टेप्स
कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को वो बूस्ट करें, कई सारे अप्रूवल्स प्रोसीजरल एम्बिग्यूटी एक बैरियर बन जाते हैं। यानी कि सैटेलाइट कंपनीज़ को कई सारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू अप्रूवल्स और कई तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये दिक्कत। उसके बाद कैपिटल इंटेंसिव नेचर, ये कह रहा है जो लॉन्ग जस्टेशन पीरियड है ना एंड कैपिटल इंटेंसिव जो नेचर है ना स्पेस टेक्नोलॉजी का, ये प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ही ज़्यादा, दे रियली नीड टू एक्सेस पेशेंट कैपिटल विच कैन बी अचीव फ्रॉम द गवर्नमेंट और द ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी मार्केट्स। तो ये एक चैलेंज है। तो एट प्रेजेंट ये कह रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको 100% ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स में FDI लिमिट मिलती है, और पर वो गवर्नमेंट के अप्रूवल पर है। अभी अप्रूवल मिलने में ना बहुत साल लग जाते हैं, ये दिक्कत है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स की एब्सेंस है, यानी कि देखो इसरो ही रेगुलेटर भी है, ऑपरेटर भी है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन दी प्राइवेट प्लेयर, और वो नहीं सॉल्व हो पाता। तो इन स्पेस मेंट टू बी इंडिपेंडेंट एजेंसी, लेकिन वो इसरो के एम्बिट में है, तो वहाँ भी लेजिस्लेशन की दिक्कत है। पोलराइजेशन ऑफ मार्केट की पॉसिबिलिटी है, यानी कि स्पेस रीच में ही पोलराइज्ड हो गए, मान लो ऑलिगोपोली स्पेस इंडस्ट्री में क्रिएट हो गई, ये भाई कुछ फ्यू डोमिनेटिंग की टॉप पे जा रही हैं। उसके बाद स्पेस डेब्रिस बढ़ता जा रहा है, 23,000 पीसीज हैं डेब्रिस की, लार्जर देन 10 सेंटीमीटर, 5 लाख पीसीज हैं स्मॉलर जंक सर्कलिंग जो आपकी अर्थ को सर्कल कर रहे हैं। केस्लर सिंड्रोम सुना है ना आपने, केस्लर सिंड्रोम दैट इज सेल्फ सस्टेनिंग कैस्केडिंग कोलिजन था स्पेस डेब्रिस का, इससे बहुत ज़्यादा डेब्रिस क्रिएट करे। अब मॉनिटरिंग दिस डेब्रिस एक बहुत बड़ा इशू है, तो ये दिक्कत। लाइबिलिटी, प्राइवेट एंटाइटीज़ का इशू जो है, मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो आउटडेटेड हैं, कंटेम्प्रेरी रियलिटी से वो कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स हैं, तो ये सारी दिक्कतें। अब वे फॉरवर्ड में क्या करोगे, तो रेगुलरिटी, क्लैरिटी, सबसे पहला काम मैंने क्या कहा है, प्रॉब्लम ही सोल्यूशन है, क्योंकि प्रॉब्लम को ठीक करना ही सोल्यूशन होता है ना। तो रेगुलेटरी क्लैरिटी, यानी कि आप बैरियर्स हटाइए, जो भी प्राइवेट फर्म्स को बैरियर्स दिख रहे हैं उसको आप क्लैरिटी दीजिए कि ज़्यादा बैरियर्स ना हो, और स्पेस पॉलिसी बनानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि टेलीकॉम, इंश्योरेंस, सिविल एविएशन, ये सब से करके सक्सेसफुल डीरेगुलेशन करना ज़रूरी है। ड्राफ्ट करना स्पेस एक्टिविटीज़ बिल जो कि 2017 में बनाया गया था, ये इसको रीवैल्यूएट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, ठीक है। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग को आप प्रमोट करिए। हैंड होल्ड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि इसरो कैन एक्ट एज एनेबलर फॉर बूस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये आपको काम करने पड़ेंगे, जिससे आपका जो भी प्राइवेट प्लेयर्स को बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं वो आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ विल बी गाइस आर्टेमिस 1, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। आर्टेमिस 1 में गाइस नासा का आर्टेमिस 1 मिशन था जो सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ हुआ फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर से। मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है, ओरियन स्पेस क्राफ्ट है, ग्राउंड सिस्टम एट कैनेडी स्पेस फ्लोरिडा, आर्टेमिस 1 के बारे में बता रहा है। और डिज़ाइन स्पेसिफिकली किया गया है फॉर डीप स्पेस मिशंस विद ह्यूमंस, ठीक है। और आर्टेमिस 1 के बारे में देखोगे, इंडिया का पहला, सॉरी नॉट इंडिया, इट विल बी द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स मिशन जिसने कि लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस एट द मून फॉर डिकेड्स टू कम इसने क्रिएट करा है। अनक्रूड फ्लाइट टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है ये ह्यूमन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। पहला इंटीग्रेटेड टेस्ट है नासा का डीप साइंस एक्सप्लोरेशन सिस्टम, जिसमें कि क्या क्या हो रहा है। इसके थ्रू ओरियंस हीट शील्ड जो डिमॉन्स्ट्रेट करना हाई स्पीड हाई हीट कंडीशन जब आप अर्थ एटमॉस्फेयर में रिटर्न होते हो तो क्रिएट होती है, उसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेट करना। रेडिएशन इन्वायरमेंट को स्टडी करना डीप स्पेस के, रिट्रीव करना ओरियन आफ्टर स्प्लैश डाउन। फ्लाइट टेस्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ऑप्टिकल नेविगेशंस, इसके बारे में स्मॉल सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करना। मून को स्टडी करना टू मोर अबाउट द ओरिजिन उसकी क्या है, हिस्ट्री ऑफ अर्थ, मून, सोलर सिस्टम के बारे में जानना। तो आर्टेमिस 1 जो है विल बी फॉलोड बाय आर्टेमिस 2 जो कि प्लान कब किया जा रहा है 2024 में। ऐसे ही आर्टेमिस 3 आएगा जो कि कब आएगा 2026 में। तो आर्टेमिस मिशन बेसिकली नासा का इज प्लान टू लैंड द फर्स्ट वुमेन ऑन द मून। और ये कुछ डिड यू नो में भी लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1969 थ्रू 1972 नासा अपोलो प्रोग्राम टुक ह्यूमंस टू द मून। आर्टेमिस एक ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो है, गॉडेस ऑफ मून इन द ग्रीक माइथोलॉजी, इसीलिए इसका नाम आर्टेमिस पड़ा है। तो हमें हर एक चीज़ का गैस क्लैरिटी होनी चाहिए। मेजर मिशंस के नाम दिए हुए हैं जो मून पे गए हैं USSR के, याद रखना, लूना 1, लूना 2 फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था जिसने इम्पैक्ट किया था मून के सरफेस को। ऐसे USA के हैं अपोलो 11, लूनर, ये सब। जापान का हितेन, चाइना का चैंग्स 1 फर्स्ट चाइनीज़ मून मिशन है। इंडिया का आपको पता है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 था।
नेक्स्ट वन इज़ दी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे गाइज। ये ना एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रोवाइड करता है उनको अर्ली यूनिवर्स के ग्लिम्सेस और नई इमेजेस के बारे में जानने को। टेलीस्कोप में ना कैप्चर करता है एक इमेज जो गैलेक्सी क्लस्टर है मैक हैसो 647 एज वेल एज डिस्टेंट गैलेक्सीज़ के बारे में पढ़ना। साइंटिस्ट का ये बिलीव था कि देयर माइट बी एन इवेंट जहाँ पर गैलेक्सी मर्जर होने वाला है अर्ली यूनिवर्स से। तो डिस्टेंट गैलेक्सी विजिबल है सर्टन टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल फिनोमिना के थ्रू, ग्रेविटेशनल लेंसिंग अगर आपने सुना हो तो उसके थ्रू कर सकते हैं ये। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गाइस होता क्या है, तो नासा का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस साइंस टेलीस्कोप है। ठीक है, जितने भी अभी तक आए उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। फर्दर टू स्पेस और डिस्टेंट प्लैनेट्स, फार ऑफ गैलेक्सीज को देख सकते हो आप। और ये बिल्ड कैसे हुआ है ऑन द लेगेसी ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, कैनेडियन स्पेस एजेंसी का, उसके थ्रू बना है। फॉर्मली इसको हम नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप कहते हैं। मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके विजन पे जाओगे तो वेब व्यूज़ यूनिवर्स इंफ्रारेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, स्लाइटली लॉन्गर वेवलेंथ है, ये सारी चीज़ें हैं। मिरर्स की बात करोगे तो प्राइमरी जो इसका मिरर है 6.5 मीटर डायमीटर में है, बिगर देन एनी मिरर प्रीवियसली लॉन्च्ड इनटू स्पेस। और साइज हाइटन्स द सेंसिटिविटी ऑफ द टेलीस्कोप, लार्जर द मिरर एरिया, लाइट कैसे कलेक्ट हो रही है वो सब, स्मॉल सर्कुलर मिरर के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसकी लोकेशन जो है इट विल नॉट ओनली ऑर्बिट दी अर्थ बट ऑल्सो ऑर्बिट सन। तो 1.5 किलोमीटर उसके अवे जाकर चेक करना, ये सब। तो सैटेलाइट्स है लार्ज सन शील्ड प्रोवाइड करना टू प्रोवाइड टेलीस्कोप फ्रॉम लाइट एंड हीट ऑफ सन। पॉपुलर स्पॉट है फॉर सेवरल अदर स्पेस टेलीस्कोप्स के लिए, और ये सारी चीज़ें। तो जेबीएसटी विल हेल्प इन एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। तो जो आपका ये जेब वे स्पेस टेलीस्कोप है, ये बेसिकली ये टेलीस्कोप क्या कोशिश कर रहा है कि आप अपने यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग को और एडवांस करिए। अर्ली एक्सो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना, आउटर प्लैनेट, स्मॉल वर्ल्ड, सब के बारे में जानकारी आपको ये देता है। उसके अलावा मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ हुए हैं, तो मेन पेलोड है ISIM है ना, हार्ट ऑफ टेलीस्कोप है। 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे गए हैं, प्लैनेट ऑर्बिटिंग अदर सन्स, इसके नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो कंक्लूडिंग लाइन में ये बोल रहा है कि वेब इज़ डिज़ाइंड इस तरह से किया जा रहा है कि वो आउटस्टैंडिंग जो क्वेश्चन है यूनिवर्स को लेके, और कितनी सारी जो ऑल फील्ड्स एस्ट्रोनॉमी की डिस्कवर की जा रही हैं इसके थ्रू, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेटरी सिस्टम को, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा गाइज एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, इनको ज़रा सा रिवाइज कर लेना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी साइंस। इसमें हम ना अब शॉर्ट्स देख लेते हैं साइंस के, साइंस एंड टेक के। देखो, पहला है ग्लोबल वैक्सीन मार्केट की रिपोर्ट थी 2022 की। याद रखना रिकालता कौन है, WHO निकालता है। और पहला रिपोर्ट है टू कैप्चर द इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल वैक्सीन। तो उसमें वैक्सीन सप्लाई रिमेन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, 10 मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसमें 70% वैक्सीन डोजेज दी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि की हाईलाइट्स में ये भी बात थी कि लैक ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अफ्रीकन रीजन में ये सिर्फ 3% मिली है। प्रिडिक्टेबल कंट्री डिमांड इज की टू गाइडिंग इन्वेस्टमेंट, है ना ये सब। तो रिकमेंडेशंस ये आया कि भाई गवर्नमेंट के लिए ये है कि एविडेंस इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाए जाएँ, नई वैक्सीन टेक्नोलॉजी बनाई जाए, ट्रांसपेरेंसी इनहेंस की जाए। इंडस्ट्री को कहा जा रहा है कि R&D फोकस करो, कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, WHO के लिस्ट में प्रायोरिटी पैथोजेंस के बारे में पढ़ो, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कहा जा रहा है कि प्रायोरिटाइज किया जाए ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को एज़ पर जो भी हमारा इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मार्केट ट्रांसपेरेंसी, इस पे काम करने की ज़रूरत है। इनकोवैक वर्ल्ड की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन है गाइस, याद रखना। इसको अप्रूवल मिला है कोविड बूस्टर डोजेस फ्रॉम ड्रग्स एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडेनोवायरस वायरस वेक्टर वैक्सीन है। न्यूक्लियर रेप्लिकेटिंग DNA वायरस है। डबल स्टैंडर्ड जीनोम का इस्तेमाल है, लीनियर है। कोविड सुरक्षा प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसको हेल्प करेगा, पार्शली फिनांस प्रोडक्ट करेगा इसके डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI चल रहा है, और इसको इंडिया टू टेक ओवर द ग्लोबल चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI फ्रॉम फ्रांस। लॉन्च कब हुआ था? 15 जून 2020। इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, गाइड करना, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विद ह्यूमन राइट्स कंसिस्टेंटली यूज़ करना। अलाइंस बेसिकली ब्रिज करेगा गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें 25 मेंबर्स हैं, ध्यान रखना आप, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर इसी जुड़ा था।
और मेंबरशिप GPAI की सभी कंट्रीज़ के लिए ओपन है, चाहे वो इमर्जिंग हो चाहे वो डेवलपमेंट हो। सेक्रेटेरिएट कहाँ होस्टेड है? फॉर दी OECD, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका काम बता रखा है, इंक्लूसिव ग्रोथ, अकाउंटेबिलिटी, रोबस्टनेस। तो AI कह रहा है एक्सपेक्टेड टू ऐड $967 बिलियन टू द इंडियन इकॉनमी बाय 2035। अब देखो, इस तरह के डेटा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अच्छा, योटा D1 है कंट्री का बिगेस्ट डेटा सेंटर फॉर रिसेंटली आपका इनॉग्रेट हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो याद रखना, नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है योटा D1, जो कि 5000 करोड़ ग्रेटर नोएडा में आया है। डेटा सेंटर क्या करेगा? डेटा स्टोरेज कैपेसिटी को इन्हांस करेगा। और डेटा सेंटर क्या होता है? तो देखो, डेडिकेटेड सिक्योर स्पेस है सेंट्रलाइज लोकेशन में, है ना। तो इसका पर्पज़ ये होता है डेटा को, लार्ज अमाउंट डेटा को एक्सेस करने के लिए कलेक्ट, स्टोर ऐसा कुछ बना देना, सिस्टम क्रिएट करना, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को कर रहा हो। नीड क्या है? नीड इस वजह से है यार, क्रूशियल है टू सेटअप रिपोज डेटा सेंटर, ताकि आपकी डिजिटल सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटअप। देखो, तुम्हें डेटा पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी चीज़ों को पकड़ के कहीं ना लिख लो अपने दिमाग में कि ये चीज़ें डालनी है। तो स्टेप्स क्या लिए गए डेटा सेंटर्स को प्रमोट करने के लिए? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट करना, अट्रैक्ट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ड्राफ्ट करना डेटा सेंटर पॉलिसी 2020 में। वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि इंडिया को एक ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद है न्यू सेफ्टी टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने अनाउंस किया सेफ्टी टेस्ट, जो कि मैंडेटरी किया EV व्हीकल्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए सब्सिडी मिलेगा। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। फेम पता ही है, फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो 3 टेस्ट होते हैं 3 लेवल्स पे, बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और सेल लेवल। इंटरनेशनली है, एक्सेप्टेड है फॉर सेफ गार्डिंग ह्यूमन सेफ्टी। कोई सेंट्रलाइज टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर EVs इन इंडिया करंटली नहीं है। तो रिसेंट मंथ में सेफ्टी कंसर्न्स को देखते हुए हमने ये अभी शुरू करा है, और इस स्कीम के थ्रू, इस मेथड के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि फायर इंसिडेंट, जो हमने पॉसिबल रीजंस उसके जाने हैं, वो यही होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एक्सटर्नल डैमेज, ये सब, तो उसको हटाने के लिए। अच्छा, इनिशिएटिव में क्या करा है? तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसने कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन करने काम करना शुरू कर दिया है। परफॉर्मेंस नॉर्म्स भी देखे जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक एडिशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट EV बैटरीज के लिए रिलीज़ करी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका OceanSat-3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, PSLV, अगर आपको पता हो, C54। इसने सक्सेसफुली प्लेस किया है OceanSat-3 को और 3 नैनो सैटेलाइट्स को, और इसमें 3rd जनरेशन सैटेलाइट है ये। ठीक है, ओशन कलर मॉनिटर करना, पाइथोप्लैंक्टन्स को देखना, सी सरफेस का टेम्परेचर मॉनिटर करना इसका काम है। क्यू बैंड स्कैटरोमीटर होता है, जो कि हाई रेजोल्यूशन विंड वेक्टर का बताता है। अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ऑब्जर्व करना है ना EOS के बारे में। यूज़फुल है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, कार्टोग्राफी, नेविगेशंस के लिए, स्पाइंग करना मिलिट्री कम्युनिकेशंस के लिए। सारस-3 टेलीस्कोप, गाइस, इसका ध्यान रखना, फुल फॉर्म स्पेस्ड एंटीना मेजरमेंट ऑन द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम है। इससे ना आपको अर्लीस्ट रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज़ की प्रॉपर्टीज़ का डिटरमिन होता है। प्रिसीशन रेडियो टेलीस्कोप है। एक्सट्रीमली फेंट जो रेडियो वेव सिग्नल्स भी आते हैं ना, कॉस्मिक डाउन, वो पहला बता देगा वर्ल्ड वाइड, ताकि रेडियो सेंसिटिविटी तक पहुंचने के लिए डिप्लॉयड की गई है अंडर दांदीगनहाली लेक में, कर्नाटका के अंदर। उसके बाद कोरोनल होल्स के बारे में है। तो नासा का सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने फिनोमेना पढ़ा, अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है कोरोनल हॉल्स, उसमें पढ़ा, और बताया कि दे टिपिकली इनविजिबल टू आवर आइज। और कोरोनल हॉल्स होते क्या हैं? वो रीजन है सन के सरफेस में जहाँ पर फास्ट सोलर विंड गशेस होती है, गशेस आउट इनटू स्पेस। तो बहुत इसमें लिटिल आपका सोलर मटेरियल होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, और अपने सराउंडिंग से डार्कर दिखती है। यूनिक फिनोमेना नहीं है, अपीयर हुआ है 11 सोलर साइकिल्स के अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो कोरोनल होल्स हैं, इससे सोलर स्टॉर्म आ सकता है अर्थ पे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रीम ऑफ सोलर विंड्स चल सकती हैं। अब ये जो सोलर विंड स्ट्रीम है, जब ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से क्रिएट होंगी, इंटरेक्ट करेंगी, तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म बनाएंगे, और ये डिस्टर्बेंस है अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में, समझ रहे हो? इसलिए ये हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। अब इसका इम्पैक्ट समझो क्या है। डैमेज करेगा ये सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स को, एक्सपोज एस्ट्रोनॉट्स, द हाई लेवल, इंक्रीज लेवल ऑफ रेडिएशन बढ़ जाएगी, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट डिस्टर्ब करेगा, वोल्टेज सर्ज आ सकता है, जिससे पावर सप्लाई अर्थ पे अफेक्ट करेगी। तो ये इसलिए हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इसके बाद आता है लीप साउंड। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हुआ
रेजोल्यूशन पास करी टू डू अवे विद द लीप सेकेंड फ्रॉम 2035। सुप्रीम अथॉरिटी है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर की, जो डिसाइड करती है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की हाउ थिंग्स आर मेजर्ड। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1975 में इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द टर्म्स ऑफ मीटर कन्वेंशन। लीप सेकेंड है इंसर्टेड इन द इंटरनेशनल क्लॉक्स टू अलाइन यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। इंट्रोड्यूस हुआ 1972 में। सो फार आज तक हम 27 लीप सेकेंड्स हमारे पास हैं। अच्छा, हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन है, द फर्स्ट रोल्स रॉयस सक्सेसफुली इन्होंने टेस्ट करा हाइड्रोजन पावर्ड जेट इंजन। इसका मेन जो एम था वो था कि हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसको सेफली और एफिशिएंटली डिलीवर किया जाए स्मॉल मिड साइज एयरक्राफ्ट में। कब तक? फ्रॉम द मिड 2030s ऑनवर्ड्स। ग्रीन हाइड्रोजन बनते ही हो, जो विंड और टाइडल एनर्जी से बनी हो, उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन है जो वर्क करता है सेम प्रिंसिपल जैसे ट्रेडिशनल आईसी करता था वैसे ही कर रहा है, एक्सेप्ट बस इतना होता है कि हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल की जगह हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन आईसी जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स से ज़्यादा सेम नहीं है, वो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल किया गया है। हाइड्रोजन पावर्स द सेल लीडिंग द रिएक्शंस। बेनिफिट क्या है हाइड्रोजन आईसी के? ज़ीरो कार्बन फ्यूल है फ्यूचर में, फ्लेमेबिलिटी रेंज इसकी वाइडर होगी, ग्रेटर थर्मल एफिशिएंसी है और लोअर ग्रेड हाइड्रोजन में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। चैलेंजेस ये हैं कि ये ट्रांसपोर्ट रिस्क ऑफ इंजन बैकफायर हाइड्रोजन कर सकता है, प्रीमेच्योर इग्निशन की दिक्कत है, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं का टॉपिक है, इसके अंदर है भाई स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर है, पावर कैपेसिटी इसकी 300 मेगावाट पर यूनिट है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, तो स्मॉल मतलब कि साइज़ में कन्वेंशनल साइज़ से स्मॉल है, मॉड्यूलर मतलब फैक्ट्री असेंबल ट्रांसपोर्ट होगा रिएक्टर में, यानी कि न्यूक्लियर फिशन होगा हीट एनर्जी को जनरेट करने के लिए। 2020 में रशिया का अकादमिक लोमोसोव बिल्ड किया वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, ताकि एनर्जी आगे से आगे बढ़े और लो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन इतना सिंपलर सेफ़ है, फ्यूल रिक्वायरमेंट को कम करेगा, स्पेसिफिक है, प्रेजेंटली इंस्टॉल कराया जा रहा है। तो ये सब लास्ट गाइज इसकी जो शॉर्ट है दैट इज़ गाइडलाइंस है अपलिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022। देखो कैबिनेट ने ना गाइडलाइंस रिवाइज करी हैं सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स की 11 साल के बाद। कम्युनिकेशन कैसे जाता है? एक सैटेलाइट से ग्राउंड पे जाता है, ऐसे जा रहा है तो डाउन लिंकिंग है, ऐसे अगर जाएगा तो ये अपलिंकिंग होती है, यानी जब ग्राउंड से सैटेलाइट पे जाएगा तो अपलिंकिंग है, जब ग्राउंड से उससे आएगा तो क्या होगा? ग्राउंड से सैटेलाइट अपलिंक है, सैटेलाइट टू ग्राउंड डाउन लिंक है। की प्रोविजंस क्या थे कि ऑब्लिगेशन जो है टेलीकास्ट कंटेंट करना नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट में 30 मिनट एवरी डे, मैंडेटरी है चैनल्स के लिए अपलिंकिंग करना फ्रीक्वेंसी बैंड में अदर देन सी बैंड इनक्रिप्ट देयर चैनल्स। इंडिया एक्सपोर्ट करता है अपलिंक में है ना फॉरेन चैनल्स को, तो नो प्रायर परमिशन फॉर लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट्स, ओनली प्रायर रजिस्ट्रेशन करने होंगे जो भी आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।